सोशल साइंस क्लास है सिविक्स। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। आज ये हम थर्ड पार्ट लेके चल रहे हैं इसका। अब तक हमने संविधान क्या होता है, संविधान की क्या आवश्यकता होती है, ये पढ़ लिया है। और भारतीय संविधान की कुछ प्रारंभिक चीज़ें, इंट्रोडक्शन की कैसे भारतीय संविधान निर्माण किया गया, वो सब भी हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। In this video, we will study about the Indian Constitution, key features, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेकुलरिज्म। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लेसन में 5 की फीचर दिए हैं, जिनमें से 4 हम इस वीडियो में देखेंगे और 5वां हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संघवाद, शासन की संसदीय पद्धति, शक्तियों का बंटवारा और धर्मनिरपेक्षता, ये चारों अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेडरलिज्म, संघवाद। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, भारतीय संविधान, उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, कुछ उसके जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फेडरलिज्म। भारतीय संविधान की फर्स्ट की फीचर है फेडरलिज्म या संघवाद। अभी डिटेल से इसको हम आगे समझेंगे। सेकंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन की संसदीय पद्धति। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। फोर्थ इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। एंड द फिफ्थ इज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो यहाँ इस चैप्टर में अभी हमें संविधान के कुछ 5 मुख्य बातों के बारे में पढ़ना है। संघवाद, शासन की संसदीय पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। नाउ द फर्स्ट इज फेडरलिज्म, संघवाद। व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which the same territory is controlled by more than one levels of government. संघवाद एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें कि एक क्षेत्र के लोगों पर एक से अधिक स्तर की सरकारें शासन करती हैं। मतलब जनता वही है, लेकिन उस जनता के ऊपर शासन करने वाली जो गवर्नमेंट है उसके कई लेवल हैं, कई स्तर हैं, कई स्तर की सरकारें उसी जनता पर शासन करती हैं। इन इंडिया वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भारत में हमारे सरकार के 3 स्तर हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। एंड द थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें। और हम जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की सरकारें काम करती हैं। अगर हम सबसे छोटे स्तर से देखें, निचले स्तर से, तो अगर हम गांव में रहते हैं तो वहाँ ग्राम पंचायत, उसको हम देख सकते हैं। अगर हम किसी छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ नगर पालिका, किसी बड़े शहर में हम रहते हैं तो वहाँ नगर निगम। तो ये सरकारें ऐसी हैं जो वहाँ पर प्रशासन को संभालती हैं। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है, नगर पालिका क्या कार्य करती है, ये सब आप लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये एक स्थानीय स्तर की सरकारें हैं जो कि स्थानीय जनता पर शासन करती है, स्थानीय जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें। जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, वहाँ पर राज्य सरकार का शासन चलता है। राज्य सरकार का हेड उस राज्य का चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में शासन चलता है। जैसे हम जानते हैं हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हमारी विधानसभा है और वहीं पर हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल और बाकी मंत्रिमंडल शासन चलाते हैं। एंड द फाइनल एंड द टॉप मोस्ट लेवल इज सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो कि पूरे देश पर शासन करती है। ये नेशनल गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय सरकार है, जिसके अधीन पूरा देश आता है और ये देश की राजधानी से संचालित होती है। जैसे भारत में दिल्ली से संचालित होती है। देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आते हैं और साथ ही जो उनकी पूरी मिनिस्ट्री है प्रधानमंत्री की, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आती है। तो इस तरह से संघवाद एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता के ऊपर एक से अधिक स्तर की सरकारें शासन करती हैं। तो भारतीय संविधान में भारत को एक फेडरल स्टेट घोषित किया गया है, एक संघीय राज्य घोषित किया गया है। In the Constitution, there are 3 lists containing the issues on which each level of government can make laws. हमारे संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं जिनके बीच में ये सारे विषय डिटेल से दिए हुए हैं जिन पर सरकारें कानून बना सकती हैं। अब जैसे 3 स्तर की सरकार है, इसमें स्थानीय सरकार तो बिल्कुल स्थानीय लेवल पे काम करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों का लेवल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इनके बीच में किसी विवाद की उत्पत्ति हो सकती थी, कानून बनाने के मामले में मतभेद हो सकते थे। तो इस तरह के किसी भी मतभेद को टालने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर 3 लिस्ट बना दी गई हैं, 3 सूचियाँ बना दी गई हैं
और हर सूची में डिसाइड कर दिया गया है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस इशू के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट कानून बनाएगी। फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट। पहली लिस्ट है संघीय सूची या केंद्रीय सूची। इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। इसमें कुल मिला के 97 विषय दे रखे हैं, सच एज डिफेंस, रेलवेज, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सेट्रा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये सारे वो विषय हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, केंद्रीय सूची को दिया गया है। सेकंड इज स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। इसमें 66 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें 66 विषय दिए गए हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है। इसमें जो 66 टॉपिक्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पुलिस, इरिगेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर, कृषि आदि। एंड द थर्ड लिस्ट इज कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची में टोटल 47 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है, या इन विषयों को संभालना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। इसमें दिए गए कुछ विषय के एग्जाम्पल हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा। जैसे देश की शिक्षा, शिक्षा को संभालना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। वन, मजदूर संगठन आदि। रेसिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियाँ। इसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाई हों। संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि हो सकता है कुछ विषय बचे रह गए हों, या हो सकता है कुछ विषय आने वाले समय में उत्पन्न हो जाएं, तो उनको हमने अवशिष्ट शक्तियों में रखा है, उनको रेजिडुअरी पावर्स में रखा है। रेजिडुअरी पावर्स हैव बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। तो इस तरह से हमारे संविधान में शक्तियों को स्पष्ट रूप से, कानून बनाने की शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन की संसदीय पद्धति। Indian democracy is a representative democracy in which the people elect their representatives and those representatives rule the country on behalf of the people of the country। हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था कि आजकल के सभी लोकतांत्रिक देश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होते हैं, मतलब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब है कि वैसे तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, लेकिन अब सारी जनता तो शासन नहीं कर सकती। अब भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो वो पूरे 135 करोड़ लोग तो शासन नहीं कर सकते। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन का संचालन करते हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत भी एक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन को चलाते हैं। Our Constitution guarantees universal adult suffrage for all citizens। और प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था के बारे में हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई है जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के वो सभी नागरिक जो वयस्क हो गए हैं, अर्थात जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको मताधिकार प्रदान किया गया है, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अमीर हों, गरीब हों, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बस उसकी आयु अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है तो वो अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। वो चुनाव, सरकार के चुनाव में अपना मतदान कर सकता है। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो होती है वो संसदीय शासन व्यवस्था होती है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका समूह पार्लियामेंट्री फॉर्म कहलाता है, संसद कहलाता है, और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन को करते हैं। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द इक्वल राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन। जैसे लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, इसी तरह से लोगों को चुनाव में खड़े होने का भी समान अधिकार दिया गया है। अगर किसी को, व्यक्ति को लगता है कि वो राजनीति में जाए, वो देश की सेवा करे, तो वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, ये हमारे संविधान का एक और मेन की फीचर है, शक्तियों का बंटवारा। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी। अब हमारे संविधान में सरकार के 3 अंग माने गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द लेजिस्लेचर। हम सबसे पहले विधायिका के बारे में पढ़ते हैं।
दिस ऑर्गन रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म लॉज फॉर अस। लेजिस्लेचर का मतलब है हमारे द्वारा चुने हुए वो सारे प्रतिनिधि जिनको कि हमने देश चलाने का कार्य दिया है और जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। हमारी संसद, विधानसभा, वो सब लेजिस्लेटर का ही एक पार्ट है, वो विधायिका का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए सदस्य राज्य सरकार में जाते हैं तो वो विधानसभा के सदस्य बनते हैं, एमएलए, और केंद्र सरकार की बात करते हैं तो वो एमपी बनते हैं, सांसद बनते हैं। और कोई भी कानून, राज्य का कानून विधानसभा में और केंद्र का कानून संसद में ही पारित होता है। तो इसीलिए लेजिस्लेचर या विधायिका सरकार का वो अंग है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है, और इस अंग का निर्माण हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। द सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव्स, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका। अब कानून बन तो गए हैं, लेकिन बने हुए कानून तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि वो लागू ना किए जाएं, तो उनको लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। दिस ऑर्गन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु इम्प्लीमेंट द लॉज एंड रन द गवर्नमेंट। सरकार का यह अंग है जो कि कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का संचालन करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के मंत्री आ जाते हैं जो अपने अपने विभाग के कानूनों को लागू करवाते हैं, और इसके अंतर्गत साथ साथ वो सारे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी भी आते हैं जो ग्राउंड लेवल तक किसी कानून का लाभ पहुंचाते हैं। तो ये भी सरकार का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इज द जुडिशरी, न्यायपालिका। दिस ऑर्गन रेफर्स टू ऑल द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। देश की न्याय व्यवस्था का पूरा जो तंत्र है उसको हम न्यायपालिका कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तंत्र हो जाता है जिसके बारे में अलग से एक चैप्टर है आगे, क्योंकि ये से किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय का कार्य करता है। अगर कभी नागरिकों के बीच में विवाद होता है, या कभी संविधान में दिए गए कानूनों का उल्लंघन होता है, या देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, उन सारी स्थिति को संभालने का कार्य न्यायपालिका का है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल दीज थ्री ऑर्गन्स यूज देयर डिफरेंट पावर्स। अब हमारे संविधान में सरकार के इन तीनों अंगों को अलग अलग पावर्स दी गई हैं, अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं, और ये तीनों अपनी अपनी शक्तियों को यूज करते हैं। द पावर्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट वन ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन। और इनके बीच में जो शक्तियाँ हैं उनको इस प्रकार से बांटा गया है कि सरकार का एक अंग सरकार के दूसरे अंग पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। मतलब सरकार का कोई भी अंग पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकता, सरकार का दूसरा अंग उस पर अंकुश रखने का कार्य करता है। नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन मिसयूज इट्स पावर। और सरकार का कोई भी अंग, इन तीनों में कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। A balance of power is maintained by this distribution and separation of power। तो इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा करके शक्तियों के बीच में एक संतुलन स्थापित किया गया है, एक शक्ति संतुलन मेंटेन किया गया है, जिससे कि सरकार के सभी अंग सही प्रकार से संचालित होते रहें और कोई भी अपनी पावर्स को मिसयूज ना कर सके, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेकुलर नेशन। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश माना गया है। अभी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो हिंदू और मुस्लिम दंगे फैल गए थे और धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया था। तो उस समय ये प्रश्न भारत के सामने था कि क्या भारत एक धार्मिक देश बनेगा, क्योंकि भारत से अलग हुआ पाकिस्तान एक धार्मिक देश बन गया था। लेकिन भारत ने अपने लिए सेकुलरिज्म का रास्ता चुना, धर्मनिरपेक्ष का रास्ता चुना, और भारत एक सेकुलर स्टेट बन गया। अब सेकुलरिज्म होता क्या है? सेकुलरिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि धर्म को सरकार से अलग रखा जाता है। धर्म और सरकार ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपस में मिक्स नहीं की जाती, इनको आपस में मिलाया नहीं जाता। उस देश को हम सेकुलर देश कहते हैं, या इस व्यवस्था को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। In a secular country, government neither supports any religion nor rejects any religion। जो एक धार्मिक देश होता है उसमें सरकार किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहन देती है, लेकिन जो एक सेकुलर देश होता है, एक धर्मनिरपेक्ष देश होता है, उसमें ना तो सरकार किसी एक धर्म को सपोर्ट करती है और ना ही किसी एक धर्म को रिजेक्ट करती है, ना तो किसी को सहारा देकर आगे बढ़ाती है और ना ही किसी को उपेक्षा करके पीछे करने की कोशिश करती है। नो रिलीजन इज एनकरेज्ड एज नेशनल रिलीजन। किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहकर उसको एनकरेज नहीं किया जाता। कोई भी धर्म नेशनल रिलीजन या राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, बल्कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, सभी धर्मों को समान माना जाता है। तो ये भारतीय संविधान के
चार मेन की फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब इसका एक नेक्स्ट की फीचर है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार।